नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। बीते शनिवार यानी कि एक दिन पहले मैंने आपको एक सेशन में जानकारी दी थी कि उस रात अमेरिका द्वारा बहुत हैवी बॉम्बिंग की जाएगी ईरान के अंदर, और उस बिगेस्ट बॉम्बिंग को उसने बिगेस्ट बॉम्बिंग एवर करार दिया था। क्या ये हुई? आज इसी की वजह से साथियों आज का ये सेशन है जिसमें हम ईरान के हालात पर आज आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। हमने उस सेशन में आपको बताया था कि किस प्रकार से अमेरिका ने अपने हायर कॉन्फिडेंस में ये बताया था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत अब उसे रोकने के लिए तो है नहीं, तो ऐसे में इनका अनाउंसमेंट मेरा वचन ही है शासन की तरह था। और ऐसा करते हुए इन्होंने पश्चिम एशिया में जिस तरह का कोहराम मचाया उसकी तस्वीरें मैं आपके सामने रखता हूं। साथियों, ये तस्वीरें हैं जो आपको लग बिल्कुल ब्लैक रही हैं, असल में ये आसमान में उठा काला धुआं है। ये तस्वीरें हैं जिसमें किसी रस्सी पर टके हुए जो क्लिफ हैं वो एकदम काली हो रखी हैं। ये तस्वीरें हैं जब आसमान से काला धुआं अपने अंदर तेल को भर करके टपक रहा है। ईरान की तस्वीरें हैं। सीएनएन के पत्रकार ने ग्राउंड रिपोर्ट करके वहां से बाहर निकाली हैं। गाड़ियों पर जमा ये जो आप कालिख देख रहे हैं, ये कालिख असल में तेल की आसमान से हुई बारिश है। इसके पीछे का कारण यह है कि अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सेनाओं ने ईरान के तेल भंडारों पर गोले बरसा दिए, रिफाइनरियों में आग लगा दी। रिफाइनरियों से निकला तेल जब शहरों से होकर बहने लगा तो जहां जहां तेल निकला वहां वहां आग थी। कुल मिलाकर पूरा ईरान जलाने की तैयारी थी। यह धुएं के गुबार, उठती हुई ज्वाला ये दर्शाती है कि ईरान में जो कुछ इस समय हो रहा है वो बहुत एक्सट्रीम स्थितियों पर है। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि जहां जहां तेल है वहां वहां आग है, और जहां आग है वहां इंसानियत एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मेहनत कर रही है। यहां पर आपके सामने जो हेडलाइंस बन रही हैं, डार्क लाइक अवर फ्यूचर, ईरानियन ऐसे इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ब्लैक रेन फॉल इन तेहरान आफ्टर इजराइल स्ट्राइक ऑयल फैसिलिटीज। ये तमाम हेडलाइंस निकल कर आती हैं। कुछ को लगा कि ये सऊदी अरामको का बदला ले लिया है इजराइल ने, और कुछ को लगा कि अमेरिका ने लोगों को बता दिया है कि हम कितना कुछ बिगाड़ सकते हैं। इजराइल ने बता दिया है कि हम कितना कुछ किसी का नुकसान कर सकते हैं, और जब हम नुकसान करने पर आते हैं तो फिर हम दुश्मन को सबसे पहले इज्जत बख्शते हैं कि वो दुश्मन कितना बड़ा है, ताकि पूरी दुनिया उससे नफरत करे। और जब नफरत करे तो उस दुश्मन को मिटाने की जिद में उस देश के अंदर जो बेगुनाह हैं उन बेगुनाहों को पूरी तरह पीड़ित किया जाए, अर्थव्यवस्था को घुटने के बल टिका दिया जाए। और उस काम को करने में अमेरिका महारत रखता है। आधुनिक काल में आप ये जो भी देख रहे हैं, ये आने वाले समय में इतिहास में जब जब पढ़ेंगे तब तब इंसानियत पर सवाल खड़े होंगे। कारण के साथ साथ अब उसका परिणाम भी जान लीजिए। परिणाम निकल कर आ चुका है। कारण ऑयल है, परिणाम निकल कर आ चुका है कि ऑयल की कीमतें आसमान छूना शुरू हो चुकी हैं। अभी ताजा रिपोर्ट्स में ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल पार कर चुकी हैं। यह जंग अब आपके घर तक भी जल्द ही पहुंच रही है, क्योंकि अल्टीमेटली गल्फ में से तेल अगर बाहर नहीं निकल पाएगा तो तेल की कीमतों पर करारा असर पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका अब वेनेजुएला के तेल को बेचने के लिए सीधा सीधा 20% दुनिया का तेल जहां से निकलता हो, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको पूरी तरह जलने छोड़ दे और कहे कि अब अमेरिकी कंपनियों ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है, आराम से वेनेजुएलन तेल खरीदो, भाड़ में जाने दो इन सबको, जलने दो इन सबको। और वो बिल्कुल हालात आपके सामने है। तस्वीरें आज आपके सामने जिस तरह से मैंने रखी हैं, इनकी और विस्तृत व्याख्या आपके सामने करूंगा। चर्चा करेंगे, डिटेल में चलेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। और हद तो यह हो गई कि एक दूसरे देश के इन्होंने पानियों के भंडार जला दिए। साथियों, जिस तरह से आप लोगों के लिए तेल महंगा है, ऐसे इन देशों के अंदर पानी महंगा है। आप और हम तेल के लिए इन पर निर्भर हैं और ये पानी के लिए समुंदर पर निर्भर हैं। वो पूरी कहानी आज के अंदर डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी वैश्विक हालात बन रहे हैं उस वैश्विक हालात पर कल मैंने रघुराम राजन जी के साथ अपना एक इंटरव्यू रिलीज किया था, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। और उस इंटरव्यू को आपके लिए मैंने फिलहाल अपने इसी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, एंड स्क्रीन पर भी डाल दिया है। जैसे ही ये सेशन समाप्त होगा आपको वो वहां पर विजिबल होगा। हमने वो तमाम बातें की कि असल में अमेरिका चाहता क्या है, किस तरह से अगर चाइना यही सब करने लग गया तो क्या होगा, भारत के अंदर इसका क्या असर होगा, भारत को चाहिए क्या, वो इस समय रूस के साथ जाए, चीन के साथ जाए, अमेरिका के साथ जाए, या फिर अपना कोई अलायंस बनाए। क्या आज भी गुटनिरपेक्ष नीति का कोई मतलब है? अगर
अगर आज युद्ध होता है तो रूस किसके साथ खड़ा होगा, भारत के साथ या चीन के साथ? ये तमाम प्रश्न हैं। इतना ही नहीं, चूंकि आरबीआई के पूर्व गवर्नर आप रहे हैं, तो इनसे मैंने आपके पर्सनल फाइनेंस से भी संबंधित सवाल पूछे, जाना कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी है, फंड निवेश के इनके नियम क्या हैं। बहुत सी बातें हैं, तसल्ली निकालकर आप उस सेशन को देखिएगा, निश्चित ही आप कुछ पाएंगे। और जब कोई नई जानकारी पा जाए तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राजनीति को वीडियो से पहले ही बाहर रखकर आइएगा, तब जाकर उसमें एंट्री करिएगा। किस तरह से हैं उसके पहले ज्ञान को पकड़िएगा, फिर अपनी कमेंट्री करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अपडेट के साथ, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 10वां दिन शुरू हो चुका है। 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लोग अपना घर छोड़ छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लेने निकल चुके हैं। लेकिन शनिवार को जब इजराइल के द्वारा ईरान के कई ऑयल डिपो में आग लगाई गई और भारी बारिश बमबारी की गई, तो उसके बाद तेल रिसाव की तस्वीरें बाहर निकल कर आई। ये घटना जो दिखाई गई, ये तेहरान के पास की है, जहां पर ऑयल रिफाइनरियों में लगी आग के बाद जो धुआं उठा, और उस धुएं के साथ साथ तेल रिफाइनरी से तेल की जो बूंदें थी जो धुएं के साथ आसमान में गई, वो कुछ इस प्रकार से आग का गुब्बारा बनकर आसमान में गई थी। ये घटना कुछ वैसी है जैसे कुछ दिनों पहले इसी ईरान ने सऊदी के अरामको पर हमला किया था, और जब सऊदी अरामको पर हमला हुआ था उस समय पर भी तेल की कुछ ऐसी ही स्थिति बनी थी। लेकिन अब ये उससे कहीं ज्यादा भीषण थी। भीषण इतनी कि आप तस्वीरों को अगर देखेंगे तो आइडिया लगा पाएंगे कि ये जो हीट है, ये कितने किलोमीटर दूर तक महसूस की जा सकती होगी। इस आग के उठते गुबार को और इसके साथ निकले धुआं को और इसकी वजह से निकल रही कालिख को अगर आप एक पल के लिए इमेजिनरी तरीके से भी विचार कर लें तो इसकी गहराई आपको डरा सकती है। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में किसी भीषण बॉम्ब धमाके जैसी फीलिंग आएगी। कोई बड़ा भीषण न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी कोई घटना घटे, क्योंकि आपने और मैंने, मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर बॉम्ब फटते हुए लाइव देखे हो, सुना ही है, पिक्चर्स में उसको देखा है। कुछ वैसा कि कोई बहुत बड़ा बम धमाका हुआ है और एक बड़े स्केल पर इसने पूरी तरह तेहरान को गर्म कर दिया। आप तस्वीरों को देख करके, यहां पर पत्रकार कोई बहुत दूर से इस वीडियो को ले रहे हैं, तो भी ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई बहुत तेज आग का गुबार उठ रहा है। धीरे धीरे फिर यहां पर जो गैस पाइपलाइंस हैं जिनके माध्यम से घरों तक गैस पहुंचाई जाती, उनमें आग लगाई गई। तस्वीरें देखें कि किस तरह से यहां पर ना, मतलब जो गैस पाइपलाइंस थी उनमें आग लगती है और वो ब्लास्ट शहरों के बीच में होने लगता है। सामान्यतः जब भी दो देश दुश्मन के रूप में भी लड़ रहे होते हैं तो ये युद्ध कन्वेंशन है कि आप सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर जिस तरह सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, सिविल सोसाइटी को टारगेट किया जा रहा है, वो देखते ही बन रहा है। जो लोग मारे गए हैं उनमें से किसी प्रकार के सैनिक के हताहत होने की खबर नहीं है। आम आदमियों की खबरें ज्यादा बन रही हैं, स्कूल में बच्चों की खबर ज्यादा बन रही है। शहर के बीचों बीच अगर इस तरह से सड़कें जल रही होंगी तो कौन सी आर्मी फैसिलिटी होगी जो इससे पीड़ित होगी। निश्चित ही आम जन जो यहां से गुजर रहा है, जिनके घर यहां हैं, उनमें आग लगेगी, जंगलों में आग लगेगी। परेशान जो होगा वो एक आम व्यक्ति होगा, जिससे दुश्मनी ट्रंप को भी नहीं है। ट्रंप उन्हीं को बचाने के लिए आना चाहते थे। उनका कहना था कि मैं खमनई से आपको मुक्त कराऊंगा और मैं आपके लिए लौट कर आऊंगा, मैं उससे मुक्त कराने आ रहा हूं। लेकिन ये कैसी मुक्ति है जब उनके शहर को ही आग लगा दी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों को देखकर पूरे ईरान के अंदर जो हालात हैं वो आपके सामने बनते हुए दिख रहे हैं। अब जो पॉसिबल टारगेट था ईरान में, कुछ वो इस तरह दिखाया गया, और पोस्ट स्ट्राइक जहां जहां आग लगी वो सारा की सारा यहां पर दिखाया गया। ईरान के पास तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। मैंने अपने पहले भी सेशंस में बताया है कि इसका जो तेल है वो दुनिया में उपलब्ध और तेलों से काफी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। कम रिफाइनिंग के साथ ज्यादा प्रोड्यूस उसके क्रूड ऑयल से निकल कर आता है। दुनिया में इसके ऑयल की सबसे ज्यादा डिमांड है। और अब तो व्हाइट हाउस के कई डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों ने यह तक कहा है कि अमेरिका का अब जो मंतव्य है वो यहां से, क्योंकि जब अमेरिका युद्ध में अपना खर्चा दुनिया को गिनाएगा कि देखो मैंने खमनेई को हटाया, न्यूक्लियर थ्रेट को हटाया, दुनिया अब इस बात को बहुत अच्छे से समझने लगी है कि ये जो न्यूक्लियर थ्रेट था, जिसको अमेरिका बार बार कह करके ईरान पर हमले का कारण ढूंढ रहा था, अगर वो वाकई रहा होता तो ईरान अब तक उस न्यूक्लियर बॉम्ब को किसी ना किसी देश पर गिरा चुका होता। नंबर दूसरा, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब वाकई में रहा होता तो वो अपने लोगों को और अपने सुप्रीम लीडर को ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ देता। ये बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे सद्दाम हुसैन को मारने से पहले अमेरिका ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नाम देकर कहा कि इनके पास केमिकल वेपन है जो अमेरिका को
नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं, इन्हें खत्म करना होगा क्योंकि इराक के पास तेल था। ईरान के पास दुनिया का सबसे अच्छा तेल है, भले ही क्वालिटी क्वांटिटी में नंबर 3 पर आता हो। वेनेजुएला उसके ऑलरेडी कब्जे में है। सऊदी अरब वैसे ही उसका पपेट बनकर बैठा है। बचा अब ईरान, तो ईरान के तेल पर कब्जा करना था। खमनेई अमेरिकी कंपनियों को टिकने नहीं देते थे। उनको हटाने के लिए और पूरे देश को बिल्कुल जीरो पर लाने के लिए हमले शुरू हो गए। अगर न्यूक्लियर बम रहा होता, और जिस बात को अमेरिका कहता है कि हमने B2 बॉम्बर्स से उस पूरी फैसिलिटी को जो इस्फहान में है, जो नातांज में है, उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। साथियों, न्यूक्लियर बॉम्ब का अगर कहीं पर भी इस तरह का कोई इंसिडेंट रहा होता तो निश्चित ही उस वजह से कोई बड़ा ब्लास्ट ईरान में भी हुआ होता। ऐसा भी नोटिस नहीं हुआ। ना रेडियो एक्टिव विकिरणों की बातें निकल कर आई, अब तक बस चर्चाएं ही हैं। लोगों को उम्मीद है कि ईरान क्या अब तक इसके बारे में ब्लफ ही कर रहा था कि मेरे पास न्यूक्लियर मामला है, मेरे पास 60% जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसकी मात्रा 400 किलोग्राम है। तो क्या ईरान भी उस मात्रा को लेकर केवल ब्लफ कर रहा था, और वो इसलिए कि कहीं उसे हमले का निशाना ना बना लिया जाए? क्या ईरान अपने बचाव के लिए फर्जी न्यूज बाजार में फेंक रहा था कि मेरे पास यूरेनियम है? क्या वो ये जानता था कि मैं इस यूरेनियम की वजह से बचा हुआ हूं? क्या है पूरी गणित, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन शायद अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी इस बात को अच्छे से जानती थी कि उन्हें यूरेनियम से दिक्कत नहीं है, उन्हें तेल पर बैठे हुए खमनेई से दिक्कत है। उसे हटाना होगा और ईरान पर कब्जा करना होगा, और उसके लिए पूरा काम करके दिया इजराइल ने। इजराइल एयरफोर्स ने बाकायदा अपनी तरफ से जानकारी दी कि हमने कैसे कैसे काम किया, अपनी काबिलियत गिनाई कि हमने कैसे काले बादल यहां पर डाल दिए, कैसे लोगों को यहां पर इस तरह मजबूर कर दिया कि वो अपने विभत्स रूप का भी तस्वीर लेकर रखना चाहते हैं। लोगों का जीना दूभर है, और ईरान की तस्वीरें अब अमेरिका पूरी तरफ जारी कर रहा है। तस्वीरें आप और हम तक भी पहुंची, लेकिन वो इस बात की कि बाजार बुरी तरह गिर चुका है। तेल के अंदर अगर बात करी जाए तो क्रूड ऑयल के भाव $115 प्रति बैरल से ऊपर निकल गए हैं। जहां तेल अमेरिका रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते भारत $60 प्रति बैरल में परचेज कर रहा था, या उससे कम भाव पर प्रति परचेज कर रहा था, आज वो $120 तक पहुंच रहा है। यह अपने आप में दर्शाता है कि आने वाले समय में आम जन तक भी, आप और मुझ तक भी पहुंचने वाले तेल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। नंबर दूसरा, उनके बढ़ने से हमारे आम जीवन के अंदर जो भी यातायात से प्रभावित होने वाले व्यापार हैं, या यातायात से जुड़ी हुई जो भी कीमतें हैं, वो आपको और हमको निश्चित ही परेशान करेंगी। कुछ दिन में वो दिखाई देने लगेगा। पड़ोसी मुल्कों में दिखना शुरू हो चुका है। बांग्लादेश के अपडेट आ चुके हैं, लोगों को कहा गया है कि घर में रहें। पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम की तैयारी चल रही है। हर देश जो तेल पर निर्भर है वो अब धीरे धीरे इस तेल की कीमतों से प्रभावित होना शुरू हो चुका है। और आने वाले दिनों में चूंकि और भी हमले होंगे, तो ऐसे में अमेरिका और इजराइल मिलकर के जो ये वेस्ट एशिया में हालात पैदा किया है, वो हालात इन लोगों के बयानों से साफ दिखती है। और इनका कहना है थोड़े दिन के लिए तेल की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन उसके बाद तेल की कीमतें अचानक नीचे आ जाएंगी। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने पहले टैरिफ लगाकर बाजार के साथ कोहराम मचाया। भारत का बाजार जहां 85,000 था, गिर करके 73,000 तक चला आया। फिर से बाजार संभला ही था कि चलो अब ट्रेड डील हो गई है, सब कुछ ठीक हुआ ही है। अब बाजार 77,000 सेंसेक्स उसके आसपास चल रहा है। बाजार के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं है जो इस समय धरती पर ही उपस्थित है। इनके एक मित्र हैं साथियों, लिंडसे ग्राहम, जिनके ऊपर आरोप है, ईरान का आरोप है कि उन्होंने और नेतन्याहू ने घूम घूम कर इनका दिमाग भरा, ट्रंप को इस चीज के लिए कन्विंस किया कि आपको ईरान पर हमला करना चाहिए। लिंडसे ग्राहम वही हैं जिन्होंने कभी भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाने की ट्रंप को सलाह दी थी कि आप 500% टैरिफ लगाइए, रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवाना चाहते हैं। तो वही लिंडसे ग्राहम पर ईरान के विदेश मंत्री का आरोप है कि उन्होंने ग्राहम ट्रेवल्ड सेवरल टाइम टू इजराइल इन रिसेंट वीक्स, मीटिंग विद मेंबर्स ऑफ कंट्री इंटेलिजेंस एजेंसी, दे विल टेल मी थिंग्स और ऑन गवर्नमेंट वॉन्ट टेल मी। इन्होंने अपनी तरफ से, जो ईरान के विदेश मंत्री, इन्होंने कहा कि ये लिंडसे ग्राहम ही हैं जो नेतन्याहू के पास जाकर आए। इन्होंने घूम घूम कर मिडिल ईस्ट में और सब देशों में चर्चाएं की और ट्रंप को कन्विंस किया कि ईरान पर हमला करना चाहिए। बोले असल में इस व्यक्ति ने ही ट्रंप को उकसाया था। चेहरा पहचान लीजिए, ये वही व्यक्ति है जो भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात करता था। अमेरिका का एक सीनेटर है, ट्रंप का मित्र है, और ट्रंप के इस मित्र ने इन दिनों जो यात्राएं की हैं उन्हें आप एक बार देखिएगा। ये 10 जनवरी को ट्रंप से मुलाकात करता है और कहता है मेक ईरान ग्रेट अगेन, कि सर चलो ईरान को ग्रेट बनाते हैं। और उस यात्रा को करने के लिए लिंडसे ग्राहम निकल पड़ते हैं और निकल कर पहुंचते हैं म्यूनिक जर्मनी में। और वहां पर ईरान के सपोर्ट में, कौन से ईरान के सपोर्ट में? जो खुली सांस में जीना चाहता है, खुली सांस लेना चाहता है,
है जो खमनेई के विरोध में है, उनके नेतृत्व में इसने एक रैली की ताकि दुनिया में यह बताया जा सके कि ईरान की सत्ता परिवर्तन में बहुत से लोग खुले विचारों के हैं जो ईरान को बदलते हुए देखना चाहते हैं। यह रैली में पहुंचता है, दुनिया को सेंसिटाइज करता है कि चलिए जानकारी लेते हैं। 15 फरवरी को यह निकलता है और यह पूरी की पूरी अमेरिकन सोसाइटी को ट्रीट करते हुए, दुनिया को बताते हुए कि यह कितना खतरनाक हो सकता है उसके बारे में इजराइल की यात्रा पर निकलता है। नेतन्याहू से मुलाकात करता है। नेतन्याहू से मिलने के बाद में इनके विदेश मंत्री से मुलाकात करता है और मुलाकात करके यह साफ साफ यहां बोलकर आता है कि अब महीने 2 महीने की बात नहीं है, महीने और 2 महीने की नहीं, कुछ हफ्तों की बात है जब अमेरिका ईरान पर फैसले लेगा। 16 फरवरी को इन्होंने बोला था और 28 फरवरी के दिन तो रिजल्ट ही आ गए थे कि युद्ध शुरू हो गया है। यह व्यक्ति जहां जहां घूमा, साथ में जो मैंने आपसे कहा था कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने अपनी तरफ से इन्हें कहा अमेरिका को कि आप खमनेई के ऊपर फैसला ले लीजिए, वो यहां से प्रूव होता है। 16 फरवरी को यह मुलाकात करने के बाद 20 फरवरी को एमबीएस से मिलने के लिए सऊदी आया था और वहां पर इनसे बात किया कि आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं हो, इसीलिए हम कुछ करने जा रहे हैं। ये सबसे जानकारी लेकर फिर ट्रंप के पास पहुंचा था कि साहब मैं घूम आया हूं और अब आप फैसला ले लीजिए। ये बहुत करीबी ट्रंप के माने जाते हैं। इजराइल इन्हें सबसे इन्फ्लुएंशियल सेनेटर मानता है। साथ ही साथ ये इजराइल के अमेरिका में सबसे बड़े फेवर के लोगों में से एक माने जाते हैं। यही कारण है कि ईरान के जो अरागची विदेश मंत्री हैं वो इन पर आरोप लगाते हैं कि नेतन्याहू और इस व्यक्ति ने मिलकर के ट्रंप को उकसाया कि वो ईरान पर हमला करे। खैर, अब जो भी है, कारण पता चला, व्यक्ति पता चला, लेकिन इसके मन में पहले कुछ ना कुछ रहा होगा जिसका परिणाम आज आप लोगों को देखने के अंदर मिला है। आज ईरान में जो हालात हैं वो निश्चित ही अमेरिका की कोई ना कोई मंशा को सिद्ध करने के लिए हैं। इसीलिए इन्होंने एपिक फ्यूरी नाम से गल्फ के अंदर इस तरह का एक्शन लिया। इजराइल को निश्चित ही ईरान से एक डर था कि कल को ईरान जिस तरह से रीजनल पावर्स को मदद कर रहा है, चाहे हूती हो, हमास हो, हिजबुल्ला हो, वो एक दिन इजराइल के अस्तित्व को संकट में ले जाएंगे। इसी में इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया कि तुम रहोगे ही नहीं तो फिर हम पर कैसे हमला करोगे। तो सेल्फ डिफेंस में किया गया ये एग्रेसिव अटैक था, डिफेंस में ना होकर वॉर में किया गया रूप था। कुल मिलाकर के ये सारी चीजें निकल कर आई और इन सारी चीजों में जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आई वो ये कि अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान के उन ठिकानों पर भी हमले किए जहां से प्योर पानी प्राप्त होता है। पानी की क्या कहानी है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। असल में जितने गल्फ कंट्रीज हैं, ये जो जीसीसी प्लस ईरान के ईरान जैसे जो देश हैं, इन देशों के पास पीने का पानी नहीं है, ये डेजर्ट है। पीने के पानी के लिए ये मेजरली समुद्र के पानी पर निर्भर करते हैं। समुद्र का पानी खारा होता है। खारा पानी पीने लायक बनाने के लिए इन लोगों ने बड़े बड़े डिसैलिनेशन प्लांट लगाए हुए हैं, यानी कि उनसे लवण हटाया जाता है, सॉल्ट हटाया जाता है और उसमें जो खर्चा होता है वो खर्चा इन्हें असल में पीने का पानी तेल से भी ज्यादा महंगा दिलवाता है, यानी कि उनके लिए बहुत लागत आती है। लेकिन समुद्र का पानी, खारा पानी, ये सलाइन वाटर को साफ करके पीते हैं। इजराइल के द्वारा ईरान के इस तरह डिसैलिनेशन प्लांट्स पर भी हमला किया गया ताकि पीने का पानी ना मिले। बस यहां से ये जंग बदलती है और पीने के पानी पर लौट जाती है। कल ईरान बदला लेते हुए मिडिल ईस्ट के देशों में बहरेन के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला कर देता है। इस बात को बहरेन स्वीकारता है। अब देशों को अगर ध्यान से देखें तो यहां पर आप पश्चिम एशिया में ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ ईरान देखते हैं, दक्षिण की तरफ जीसीसी कंट्री में आपको ओमान दिखाई देता है, यूएई, कतर, बहरेन, ये छोटू सा देश बहरेन है। इन सभी देशों में से मेजरली देश 50% से अधिक जो अपना पीने का पानी है वो इस फारस की खाड़ी में से साफ करके पानी पीते हैं और इस पानी की शुद्धिकरण पर ये बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। विशेषज्ञों की अगर बात मानी जाए तो ये पानी के लिए आने वाले समय में इन लोगों के लिए पानी बहुत बड़ी दिक्कत होगी और उसी को ध्यान में रखकर अब हमले हो रहे हैं। देखिए, कतर 100% पानी शुद्ध करके पीता है, समुद्र का पानी, डिसैलिनेशन प्लांट लगाकर। कुवैत, बहरेन, ओमान, ये सब 90% के आसपास अपना पानी, सऊदी अरब 70% पानी और इसकी जो रियाद है वो 90% तक पानी जो है वो डिसलाइन करके पीती है। यूएई 42% पानी डिसैलिनेशन से यूज करता है। ये वाटर ड्रोन सिचुएशंस में सबसे ऊपर है। ड्रॉट के हालात यहां पर बहुत ज्यादा हैं, यानी कि एकदम सूखे के हालात हैं और समुद्र के पानी पर निर्भरता है जिस पर इनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। आसान भाषा में ऐसे समझिए कि अगर आपका आरओ फ्लोराइड युक्त पानी को ही साफ कर रहा होता है तो हालात खराब हो जाती हैं, अगर नमक मिला हो तो उस आरओ के क्या हालात होंगे। और समुद्र में तो वैसे भी सैलिनिटी बहुत होती है और समुद्र अगर गल्फ का हो तो सैलिनिटी और ज्यादा होती है, लवणता और ज्यादा होती है, तो उसको शुद्ध करने में बहुत सी मशीनें और बहुत खर्चा इन लोगों को करना पड़ता है। यही कारण है कि इस युद्ध में तेल के हालात से तो दुनिया को निपटना है, पीने के पानी की दिक्कतें इन सारे के सारे वेस्ट
एशियन कंट्रीज को मिल रही है। आने वाले समय में ईरान के द्वारा यदि इन गल्फ काउंसिल के देशों को टारगेट किया गया तो उसे छुपाया भी नहीं जा सकता। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स समुद्र के किनारे ही लगे होते हैं और उन्हें अगर निशाना बनाया गया तो ये जल संकट से जूझने लगेंगे, और जल संकट से जूझना, आर्थिक क्षति से जूझना ईरान यानी पूरी तरह से इस पश्चिम एशिया के अंदर जो हालात हैं ये बहुत ज्यादा बिगाड़ देगा। कुल मिलाकर के इन सब ने एक ऐसी स्थिति तय कर दी है जो पूरी तरह से लोगों को अशांत करने वाली है, पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली है। ये रीजनल वॉर धीरे धीरे ग्लोबल वॉर की तरह असर डालना शुरू कर रहा है। इसी प्रकार से इसी क्रोनोलॉजी में अभी ईरान ने अपने एक सुप्रीम लीडर का अनाउंसमेंट कर दिया है जिनका नाम है मोजतबा खमेनेई। शुरुआत में भी मैंने आपको यह जानकारी दी थी, आज से 3-4 दिन पहले ही मैंने कहा था कि इनके जो अयतुल्ला खमेनेई हैं इनके बेटे को ही सुप्रीम लीडर बनाया गया है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन तब अनाउंसमेंट डिले कर दिया गया था। अब फाइनल इसका अनाउंसमेंट निकल कर आया है, मीडिया रिपोर्ट्स में आ गया है कि इनको अब सुप्रीम लीडर बनाया गया है। अमेरिका और इजराइल पहले ही कह चुके हैं कि जो भी सुप्रीम लीडर बनेंगे अगर वो हमारी पसंद के नहीं है तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। अब देखना होगा कि अमेरिका इन्हें किस समय निशाना बनाने की प्लानिंग करता है और दुनिया अल्टीमेटली जो इतने दिनों से चुप है वो किस तरह का रुख लेती है। क्या चुप्पी रहना ये समझा रहा है कि सब लोग अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ हो रखे हैं, या फिर ईरान के पक्ष में भी या ईरान के अंदर जो लोग जो निर्दोष हैं अगर उनके ऊपर हमले हो रहे हैं तो उनके लिए भी कभी कोई बोलने आएगा, या फिर ईरान अगला गाजा बना दिया जाएगा। यह आने वाला समय बताएगा। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जानकारी समझ में आई हो, आपकी राय आपको रखनी हो तो कमेंट बॉक्स में हम रखते चलिएगा। साथियों, जब भी हम किसी कवरेज को या किसी रिपोर्ट को आपके सामने लेकर आते हैं तो उस समय से लेकर अगले समय तक की चीजों को एक साथ संकलित करके लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको कभी ऐसा लगता है कि इस घटना में यह तथ्य और होना चाहिए था, या फिर इस तरह से आप इसमें और एंगल्स शेयर करते चले जाइए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी मैंने आपके लिए जो रघुराम राजन जी से मेरा इंटरव्यू है वो कमेंट बॉक्स में पिन किया है, फुर्सत मिले तो आप उसे अवश्य देखें और अपनी राय रखें। धन्यवाद।